अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों बात हुई थी कि किस तरह इंग्लैंड में नए कानून आए हैं इमिग्रेशन के हवाले से। उसमें काफ़ी लोग गुस्से में भी हैं, काफ़ी लोग खुश भी हैं और काफ़ी लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं कि इससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए। Will the noble lady join me in congratulating Baroness Nicholson on the wording of her question, which for once does not put the word Pakistani in front of child grooming scandals. Will the noble lady agree that the problem isn't to be laid at the door of our Pakistani men, but very largely of our Muslim men? And therefore, the problem is religious, not ethnic. I'm afraid I am absolutely not going to agree with that. It's going to be a matter for the new national inquiry, and I'm not going to preempt that. तो देखें, आपने देखा कि ये लॉर्ड पियर्सन हैं। मैं लॉर्ड पियर्सन से मिल भी चुका हूँ और मेरे व्हाट्सएप पे उनका नंबर भी है, तो मैं उनको अपनी सारी चीज़ें भी भेजता रहता हूँ। लॉर्ड पियर्सन साहब बता रहे हैं कि आप इन जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं इनको आप पाकिस्तानी कहें, कुछ भी कहें, हैं ये सारे मुसलमान। और जितना क्राइम यहाँ पे हो रहा है तो ये मुस्लिम ही क्यों हर जगह इन्वॉल्व होता है। अजीज़ दोस्तों, खाली क्राइम की बात नहीं, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में तो ऐसी महिलाएं गाड़ियां चलाती होंगी, लेकिन ये कितना ख़तरनाक है। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि मैं एक सुपरमार्केट में गया तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके, फिर ज़ाहिर है आप पार्किंग में ही चल के सुपरमार्केट तक जाते हैं, तो उसमें साइड पे पार्किंग के साथ साथ एक येलो लाइन के साथ एक एरिया बना होता है जिसमें आप अपनी ट्रॉली के साथ या अकेले वहाँ पे चलें ताकि आने जाने वाली गाड़ियाँ आपको ठोक ना दें। तो शाम का वक्त था, 6-7 बजे थे। तो मैं इसी पट्टी के अंदर चल रहा था अपनी गाड़ी पार्क करके सुपरमार्केट की तरफ। तो आगे यूँ गाड़ी आ रही थी, मैं यूँ जा रहा हूँ, तो इस लाइन से यूँ गाड़ी आ रही थी और यूँ, तो उसने मेरे को देखा नहीं और यहाँ पे मुझे उसकी गाड़ी लगी। तो कोई ख़तरनाक वो नहीं था, लेकिन बहरहाल लगा सही। और चूँकि बूढ़ी हड्डियाँ हैं ना, तो मेरे वैसे ही जॉइंट्स में काफ़ी पेन रहता है, तो काफ़ी वो हुआ। अब मैंने देखा खिड़की की तरफ गाड़ी की, तो बुरके वाली तो नहीं थी, हिजाब वाली गाड़ी थी, वो औरत थी। तो मेरे दिल से यही बात निकली कि यार ये जितनी प्रॉब्लम होती हैं ये ऐसे ही लोगों से आती हैं। तो आप सोचें इस बुरके में ड्राइविंग कैसे अलाउड हो, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे इम्पोज करके रखी हैं। मैं इन और महिलाओं को, इन औरतों को, तो सबसे बड़ा जुर्म तो इनका है कि इन आज़ाद देशों में भी रह के ये ग़ुलाम बनी हुई हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश ऐसा डराया हुआ होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जैसे एक मिसाल है कि मेरी जब माताजी का देहांत हुआ, पिताजी तो पहले ही हो गए थे, और माताजी का जब देहांत हुआ तो मैं बेल्जियम में था, तो मुझे फ़ोन आया भाई का कि 2010 की बात है शायद। तो मुझे फ़ोन आया भाई का कि भाई ठीक है, अब क्योंकि जब पिताजी का देहांत हुआ तो माताजी ने कहा कि अभी जो सारा जो जायदाद है पिताजी की और सारी, उसको अभी डिवाइड ना करें जब तक मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने अपने भाई बहनों से पूछा कि हाँ सही है, क्या है, ऐसी कोई ज़रूरत तो है नहीं, हम सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। तो उन्होंने भी एग्री किया और हमने नहीं किया था। तो जब माताजी का देहांत हुआ तो भाई का फ़ोन आया कि अब डिवीज़न हुआ है और 2 बहनें हैं ना, इनको इतना इतना मिला है, और हम 2 भाई हैं ना, हमारा इतने हिस्से। तो मैंने देखा कि मेरा हिस्सा मेरी बहन से डबल है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे पता था कि ज़ाहिर इस्लाम में विरासत में लड़के को लड़की से डबल मिलता है। तो मैंने अपने भाई से कहा कि यार क्यों ऐसा करते हो, 4 हिस्से बराबर करो, चारों को बराबर हिस्सा करने दो। तो कहता मैंने कहा था बहनों से, लेकिन बहनों ने कहा नहीं, मम्मी और पापा के ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा अगर हमने ऐसा किया तो हमें
आधा आधा हिस्सा ही चाहिए, हमें पूरा नहीं चाहिए तुम्हारे बराबर, क्योंकि शरीयत जो कहती है। तो ये डराया हुआ इतना होता है इन औरतों को, शुरू से इनकी तरबियत इस तरह से होती है, तो ये सोसाइटी में आके भी ये गुलाम रहती हैं। हालांकि यहाँ पे इनके पास पूरा अधिकार होता है कि ये अपने आप को तब्दील कर लें, लेकिन तो अजीज़ दोस्तों, इसी हवाले से ये स्वीडन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, बेatrice टिमग्रेन, ये कहती हैं कि हमें ऐसे लोगों को इंपोर्ट करना बंद करना चाहिए जो महिलाओं के खिलाफ जुल्म करते हैं। Tack fru talman. Min dotter ska inte växa upp i ett Europa präglat utav islamistiska värderingar. Vi ser nu hur Irak planerar lagstiftning som kränker kvinnors rättigheter. Och till och med små barn, 9 år gamla, ska kunna giftas bort. Det här, det är legaliserad pedofili helt enkelt. Dessa medeltida värderingar sprids och normaliseras nu i Europa på grund av naiva och ängsliga politiker som inte vågar skydda våra sätt att leva. Samtidigt som den politiska vänstern till och med allierar sig med islamisterna. Den förra rödgröna regeringens informationsbroschyr riktad till dig som är gift med ett barn borde aldrig ens komma på tanke. Inte heller borde EU finansiera kampanjer såsom frihet finns i jihad. Dessa är exempel på underkastelse. Vi måste stå upp för kvinnors rättigheter, sluta importera kvinnoförtryck, sluta normalisera och legitimera kvinnofientlig islam. Sharia-lagstiftningen är inte välkommen i Europa. और हम उसको लेजिटिमाइज करते हैं इस्लाम का नाम देके। शरिया लॉ यूरोप में वेलकम नहीं है। अजीज़ दोस्तों, वाकई यहाँ पे ये सारे मसले हैं। ऐसे में इमिग्रेशन लॉ आए हैं, वो थोड़ा बहुत रिलीफ दे रहा है कि सोच के थोड़ा वो होता है कि जो ब्रिटिश टैक्स पेयर के ऊपर बोझ है सबसे ज़्यादा, वो है बेनिफिट्स जो लेते हैं। बिलियंस ऑफ पाउंड जाते हैं बेनिफिट्स में और वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो ये है कि ये सब चीज़ें, और इसका अट्रैक्शन बहुत होता है। जो भर भर के कश्तियाँ आ रही हैं उनको ये पता है कि यहाँ पे तो हमें 3-4 स्टार होटलों में रखेंगे और जॉबलेस अलाउंस भी देंगे, और फिर हम घर किराए पे लेंगे तो घर का किराया कौंसल देगी, हफ्ते का खर्चा पानी बैंक में आ जाएगा हमारे, और हम ब्लैक में जॉब करते रहेंगे। ये चीज़ें रोकने के लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा कि लेबर सरकार फिर इस पे थोड़ा बहुत काम कर रही है। वरना पिछली सरकार, जो कि मेरी कंजर्वेटिव पार्टी जिसको मैं सपोर्ट करता था, अभी भी मैं मेंबर हूँ कंजर्वेटिव पार्टी का, तो वो उन्होंने इस मामले को बिगाड़ा ही है। तो मैं समझता हूँ कि अब चीज़ें चेंज होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम चले जाएं न्यूयॉर्क की तरफ, तो न्यूयॉर्क में मेयर बना ममदानी, जैसे हमारे यहाँ सादिक खान है। 15% मुसलमान रहते हैं लंदन में, लेकिन मेयर तीसरा टर्म सादिक खान का चल रहा है। दैट्स ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। ये डेमोक्रेसी है। कोई सादिक खान अपने गलत तरीके से तो आया नहीं, थ्रू सिस्टम आया है, तो ठीक है। जो भी है, डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि जो मेजॉरिटी ने कह दिया वो आपको मानना है। तो वही चीज़ 9% मुसलमान हैं न्यूयॉर्क में, लेकिन उन्होंने एक मुस्लिम माइग्रेंट को मेयर चुना, और उसकी मुखालफत दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की। उसकी भरपूर मुखालफत दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क करता रहा, लेकिन बहरहाल उसने इन सबको हराया और वो न्यूयॉर्क का मेयर बना। और न्यूयॉर्क का मेयर बना तो अब उसके पास जस्टिफिकेशन है कि भाई ठीक है। तो आफ्टर ऑल फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। हालांकि इलेक्शन से पहले, न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन से पहले, डोनाल्ड ट्रंप ओपनली इसको अपोज कर रहा था और ये डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहा था। तो अब फिर वाइट हाउस में बुला के डोनाल्ड ट्रंप ने उससे मुलाकात की, लेकिन जो प्रेस के साथ उन्होंने जो डिस्कशन की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बिठाया नहीं, अपने बराबर में खड़ा रखा। जब
प्रेस ने कोई सवाल ऐसे किए कि जिससे कि शर्मिंदगी की, जैसे उसको बोला कि तुमने, मतलब मेयर को बोला, ममदानी को, कि तुम डोनाल्ड ट्रंप को फैशिस्ट कहते थे, तो अब क्या कहोगे? तो वो कुछ बोलने लगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इधर हाथ मारा और बोला हाँ हाँ कह दो कि हाँ ठीक है, मैंने कहा था फैशिस्ट. He asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. It's easier. Yes. It's easier than explaining it. I don't mind. कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है. इस तरह कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने उसको वो किया, लेकिन आफ्टर ऑल डोनाल्ड ट्रंप को भी उसको एज ए मेयर एक्सेप्ट भी करना पड़ा और वेलकम भी करना पड़ा. दैट्स व्हाट डीप रूटेड डेमोक्रेसी इज़ इन यूरोप, अमेरिका और वेस्ट. ये और बात है कि मैनिपुलेशन यहाँ भी बहुत होती है. मैं ये नहीं कहूँगा कि इलेक्शन रिगिंग होती है, लेकिन मैनिपुलेशन बहुत होती है. ख़ास तौर पे एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है, वो उसका असर काफ़ी होता है. यहाँ के रूलिंग गवर्नमेंट कौन होगी, क्या होगी. एक मिसाल है कि अमेरिका के इलेक्शंस में 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी था, लेकिन किस तरह बाइडेन को जिताया गया. 2000 के इलेक्शन में जॉर्ज बुश हार चुका था, अल गोर जीत चुका था, लेकिन कैसे मैनिपुलेट करके जॉर्ज बुश को जिताया गया. इसी तरह इस इलेक्शन में भरपूर कोशिश की गई कमला हैरिस को हराने की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीत गया. तो फिर क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप को उस इकोसिस्टम अमेरिका की डीप स्टेट के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी पड़ी. डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट की काफ़ी हद तक चीज़ों को लेके आगे चल रहा है. तो ये मसले हैं इधर के. अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप सपोर्टिंग. Just days ago, President Trump is a despot who betrayed the country. He said his worsening here and accused him of having a fascist agenda. Are you planning to retract any of these remarks in order to improve the relationship? I think both President Trump and I, we are very clear about our positions and our views, and what I really appreciate about the president is the meeting that we had focused not on places of disagreement, which there are many, and also focused on the shared purpose that we have in serving New Yorkers. And frankly, that is something that could transform the lives of 8.5 million people who are currently struggling under a cost of living crisis, with 1 in 4 living in poverty. And the meeting came back again and again to what it could look like to lift those New Yorkers out of struggle and start to deliver them a city that they could do more than just struggle to afford it, but actually start to live in it. And I've been called much worse than a despot, so it's not that insulting. Maybe I think he'll change his mind after we get to working together. Yes, please.